प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में आपसे मैंने मैथिली कृष्ण गुप्त की कविता के भाव पक्ष पर बात की थी। राष्ट्रीय जागरण में उनकी कविता का योगदान और उनकी कविता की मुख्य विषय वस्तु, जिसमें कि मुख्य रूप से किसान चेतना और स्त्री चेतना के बारे में बात की थी। आज मैं उनकी कविता के भाषा और शिल्प के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सोचा सामने देख करके ही बात करें, क्योंकि आज मैं नहा के आया हूँ और मैंने कपड़े भी नए पहने हैं, तो इसलिए देखना चाहिए ना। मैथिली कृष्ण गुप्त की कविता की भाषा के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि द्विवेदी युग में हिंदी में खड़ी बोली में कविता लिखा जाना द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुआ। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जिन्होंने ब्रज भाषा काव्य परंपरा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़के कवियों को प्रेरित किया कि वो ब्रज भाषा कविता परंपरा से विद्रोह करके अपनी नई काव्य परंपरा ढूंढें। ये बात भाव पक्ष के स्तर पर भी सही है कि ब्रज भाषा की कविता श्रृंगारिक विषयों तक सीमित थी। उसकी बजाय द्विवेदी जी ने आह्वान किया कि कविताएं राष्ट्र और समाज के ज्वलंत विषयों पर लिखी जाएं। उसी के तहत मैथिली कृष्ण गुप्त ने भारत भारती जैसा काव्य लिखा, साकेत जैसा काव्य लिखा और वो राष्ट्र कवि कहलाए। दूसरे स्तर पे ब्रज भाषा की भाषा से भी विद्रोह करके खड़ी बोली में कविता लिखे जाने का आह्वान द्विवेदी जी ने किया। और मैथिली कृष्ण गुप्त और हरिऔध, ये दो प्रमुख कवि हुए द्विवेदी युग के, जिन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया। खड़ी बोली में भारतेंदु युग में गद्य तो लिखा जा रहा था, लेकिन कविता तब भी ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। तो द्विवेदी युग को इस बात का श्रेय जाता है और गुप्त जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने कविता की भाषा और गद्य की भाषा की दूरी को समाप्त किया। अब जो दूसरी बात आपके लिए याद रखनी जरूरी है वो ये कि द्विवेदी युग की कविता नई बनती भाषा में लिखी जा रही कविता है, इसीलिए इसमें खड़ी बोली के एकदम प्रारंभिक रूप को देख सकते हैं आप मैथिली कृष्ण गुप्त की कविता के यहाँ। इनकी कविता के वाक्य एकदम सीधे सरल वाक्य लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे गद्य को ही थोड़ा सा वाक्यान्विति को बदलकर कविता का रूप दे दिया गया है। एक उनकी पंक्ति है ना, मैं सुना रहा हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। फिर से सुनिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। ऐसा नहीं कि दो लोग बात कर रहे हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और अभी क्या होंगे, आओ मिलकर के ये सभी समस्याएं विचारें। ऐसा लग रहा है सामान्य से वाक्य को जरा सा वाक्यान्विति बदलकर कविता का रूप दे दिया गया है। ये गुप्त जी की कविता की खासियत है। इसके लिए जो शब्द सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है जो जैसा है उसे वैसा का वैसा प्रस्तुत कर देना, सामान्य घटनाओं का वर्णनात्मकता से के साथ उसको प्रस्तुत कर दिया जाना। ये गुप्त जी की कविताओं में मिलता है। इसके बाद की छायावादी कविता जब आप देखते हैं तो वहाँ कवियों ने कविताओं में से विभक्तियों के प्रयोग को कम किया और समासोक्ति का प्रयोग बढ़ाया, लेकिन गुप्त जी के यहाँ विभक्ति प्रयोग भरपूर मात्रा में है। सामान्य वाक्यों को थोड़ा सा छंद और अलंकार का ध्यान करके कविता का रूप दे दिया गया है। जो जैसा है उसे वैसा प्रस्तुत कर दिया जाए। इसमें रागात्मकता नहीं है, इसमें भावों की गहराई भी नहीं है, ये काफ़ी गहरे भाव हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जब देश और समाज की चिंताओं से लोगों को अवगत कराना है तो कवि का ध्यान गहराई की तरफ कम और विषयों की व्यापकता की तरफ ज़्यादा होता है। यह गुप्त जी की कविता की खासियत है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उनकी कविता के शिल्प पक्ष पर। यदि आप भारत भारती देखें, ये उससे भी ज़्यादा हम साकेत के बारे में पहले बात करें, ये आप साकेत देखें तो साकेत कविता संग्रह के बारे में कहा जाता है कि गुप्त जी की इच्छा एक महाकाव्य लिखने की थी। उनके काव्य संग्रह सारे के सारे प्रबंध काव्य हैं, यानी प्रबंध काव्य खास यानी मुक्तक नहीं है गुप्त जी के यहाँ। प्रबंध काव्य वो होते हैं जिसके अंदर कविता लेखन के कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करके एक पूरी कथा को, लंबी कथा को पूरा खंडों के अंदर कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये खंड काव्य गुप्त जी ने बहुत सारे लिखे। जैसे उदाहरण के लिए ये यशोधरा या जयद्रथ वध या साकेत, ये सारे उनके प्रबंध काव्य हैं। और सबसे महत्वाकांक्षी काव्य है साकेत, जिसको कि महाकाव्य की आकांक्षा के तहत उन्होंने लिखा था, लेकिन उसे महाकाव्य नहीं कहा जाता है क्योंकि महाकाव्य की बहुत सारी कसौटियों पर शायद वो खरा नहीं उतरता है। दूसरी जो ध्यान देने की बात है वो ये कि महाकाव्यों की रचना में जो कुछ नियमों का पालन किया जाता है उनको गुप्त जी ने तोड़ा, और ये थोड़ा अच्छी बात के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है नायक की अवधारणा। नायक की अवधारणा हमारे यहाँ महाकाव्यों में धीरोदात्त नायक की अवधारणा मानी गई है। दोबारा सुनिए शब्द धीरोदात्त। धीरोदात्त यानी आमतौर पे पुरुष। गुप्त जी ने उर्मिला, यदि आप साकेत पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इसका नायक कौन है। क्या इसका नायक राम है, क्या इसका नायक लक्ष्मण है, क्या इसका नायक उर्मिला है।
गांधी जी के साथ गुप्त जी का पत्र व्यवहार हुआ था। यदि उस पत्र को आप पढ़ें, गांधी जी ने जो लिखा था, गांधी जी ने लिखा था, मुझे तो इस काव्य की का मुख्य सबका नायक उर्मिला ही नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। इस कविता का नायक राम और लक्ष्मण नहीं है, इस कविता में एक नायिका को प्रमुख पात्र बनाया गया है। तो जो नायक की हमारी मध्यकाल से चली आ रही अवधारणा है, उसे गुप्त जी ने चुनौती दी और एक नायिका को अपनी कविता का मुख्य पात्र बनाया। तो एक तरह से उन्होंने मिथकीय, और दूसरी बात जो हमें गुप्त जी के बारे में करनी है वो ये कि उन्होंने सारी मिथकीय कथाओं को उठाया, लेकिन उन्हें आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उनकी वो प्रसिद्ध पंक्ति है, राम तुम जगत में बसे हुए हर कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। यानी उन्होंने राम को एक ऐसे नायक के रूप में देखा जिसमें आधुनिक नायक के सारे गुण थे। आधुनिकता की कसौटी पर मिथकों को कसने की कोशिश महर्षि कृष्णगुप्त ने की, इसलिए उनकी कविताएं मिथकों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए उन्हें आधुनिक दृष्टि से देखने की कोशिश है। यदि आप इस तरह से देखेंगे, कैलाश जी बंद करना होगा, मैं खत्म करने वाला हूँ अपनी बात, तो आपको गुप्त जी की कविता का महत्व समझ में आएगा। इसके बाद आखिरी बात जो करनी शेष है वो ये कि गुप्त जी की कविताओं को सार के रूप में कह रहा हूँ, गुप्त जी की कविताएं भावों की गहराई के लिए नहीं बल्कि विषय की व्यापकता के लिए जानी जाती हैं। उनकी कविताओं के जो अंश हमारे कोर्स में हैं वो कविताएं आधुनिक दृष्टि से स्त्री की पीड़ा को सामने रखते हैं और इस प्रकार वो मिथकों की पुनर्रचना करते हैं। धन्यवाद।